वेलकम टू द 14th एपिसोड ऑफ द राइट डिस्कोर्स। आज हमारे डिस्कोर्स का टॉपिक है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में हुए पिछले एक साल के डेवलपमेंट्स। उनके बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर लखविंदर सिंह। डॉक्टर सिंह 23 साल से कोरिया में रह रहे हैं और इन्होंने इनका जो एक्सपर्टीज़ है वो यूएस कोरिया रिलेशंस के ऊपर है। और डॉक्टर सिंह ने कई सारे आर्टिकल्स डॉक्टर सिंह के पब्लिश होते रहते हैं। और डॉक्टर सिंह आज हमारे शो में दूसरी बार आए हैं। स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर। तो डॉक्टर सिंह, आज जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो मैं बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था मुझसे कि मैं इस बारे में नॉर्थ कोरिया के बारे में थोड़ा सा अभी जो भी डेवलपमेंट्स पिछले एक साल में हुए हैं उनको डिस्कस करूं। आपने देखा होगा कि अभी पुंगेरी में जो न्यूक्लियर प्लांट था उसको नॉर्थ कोरिया ने उसको डिस्ट्रॉय किया, एक अच्छा मैसेज दिया पूरी दुनिया को। उसके बाद हनोई में वियतनाम में समिट हुए ट्रंप के साथ, जो एक बहुत 21st सेंचुरी का एक रिमार्केबल इवेंट उसको कहा जा सकता है। तो उन सब के बावजूद हनोई समिट का फेलियर हुआ। दो बार मुलाकात हो चुकी है नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन के साथ। तो इससे इस बारे में आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। और आज हमारा जो सवाल है इसको मैं कहता हूँ कि सिंपलेस्ट क्वेश्चन बट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिस्कशन, दैट व्हाट इज़ दिस सैंक्शंस, यूएस सैंक्शंस ऑन नॉर्थ कोरिया ऑल अबाउट। वंस अगेन थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। देखिए, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे यूएसए ने नॉर्थ कोरिया को सेक्शन नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर लगाई हुई है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्टडी करेंगे आपको समझ में आएगा कि नॉर्थ कोरिया ने जो सेक्शन लगे हुए हैं बहुत पहले से है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस बहुत पहले से हैं। यस, एज सून एज नॉर्थ कोरिया वाज फॉर्म्ड, यूएसए इम्पोज सेक्शन ऑन नॉर्थ कोरिया। ओके, so it started in 1950. So it has nothing to do with the current nuclear situation. program. Yes. Yes. Because US just don't like North Korea. So there is serious ideological difference with North Korea. Yes. So as soon as Korean War was finished and USA imposed sanctions, and throughout the Cold War, USA imposed many sanctions on North Korea, as North Korea involved in terrorism, spying, so many things, you know. Okay. So as North Korea did all these kind of things, sanction keep increasing. Okay. Actually, at the end of the Cold War, sanction was released a little bit relieved, but it was again increased after the program. So sanction North Korea is very complex. So it's not easy to move sanction on North Korea just because North Korea has solved nuclear program. Because their history, their background, their purpose is much bigger than North Korea's nuclear program. Okay. Many people don't understand it. Many people say, oh, North Korea is falling, we should remove the sanction. That's not the purpose of sanction. Sanction has a very bigger agenda. तो पूरे उस कम्युनिस्ट रिजीम को गिराने के लिए कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स का एक जो इंटेंट है वो ये है कि उसको पूरे कम्युनिस्ट रिजीम को ख़त्म कर दें। और नॉर्थ कोरिया का जो क्लोजनेस है चाइना के साथ और जो एक जियो स्ट्रेटजिक जो एक इम्पोर्टेंस है उसको ख़त्म करके उसको हमेशा ख़त्म करने के लिए सैंक्शन कहीं ना कहीं एप्लीकेबल। Exactly. That is a part of the strategy. Yes. USA simply cannot deal with people who are not believing in democracy, democratic way of life. Yes. As you know, in North Korea there are a lot of violation of human rights, legal rights, and people cannot do marketing, do their business regularly. So a lot of restrictions are there, people. So USA as a democracy simply cannot deal with North Korea on regular basis. Many people are rushed to conclusion, oh, no, North Korea, USA is a problem. No, North Korea, USA is not a problem. It's very complicated. But it's in a way what I feel that the public of North Korea is also being affected by these sanctions, and their life is being more miserable also due to these sanctions, isn't it? So in a way they are hurting the people of North Korea as well, and making the situation complex over there, like what is being in Venezuela right now. You know, that's the proof. You should understand the logic behind it. Logic is that if we impose sanctions on people will revolt against the government. So that is a misunderstanding of a system itself. Because they think this is a perspective of capitalism perspective, that if people's life becomes difficult, they revolt. So they don't understand the actual life in North Korea is different. That is why sanctions has not worked so far. Yes. Because the control of the regime and fear of people in the regime is very different. So simple mechanism and simple equation don't work. Okay. If it's simple democracy, if people are having a tough life, people will revolt.
In North Korea, people are having a tough life, but they are not revolting. So that is why sanctions are wrong. That is why sanctions will not work to achieve the purpose for which it is designed. एग्जैक्टली Yes. और ये सबसे लंबा चलने वाला सैंक्शन यूनाइटेड स्टेट्स का कहा जा सकता है Yes. पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा Yes. में. Because So- the basis of the sanction is wrong, you know. एग्जैक्टली Mechanism through which it works is not there. Sanctions work only when regime is responsible to the people. But in North Korea, regime is not responsible to the people. It is dictatorship. Okay. So their survival is not in danger. वहाँ पे एक पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन भी है पब्लिक का जो कहता है कि भाई वी हैव टू बी लॉयल टू द Regime. रिजीम. तो खैर चलिए अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अभी हमने करंटली देखा कि नॉर्थ कोरिया के इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिसीज़ में, फॉरेन पॉलिसीज़ में एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला. नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने ट्रंप से मुलाकात की, चाइनीज़ लीडर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई उनकी, मून जेइन से उनकी मुलाकात हुई. तो एक कहीं ना कहीं बदलाव नॉर्थ कोरिया के रिजीम में या उनके फॉरेन पॉलिसीज़ में देखने को मिल सकता था, ऐसा लोग अंदाज़ा लगा रहे थे. और आप इस चेंज को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या किम अपने पूरे फॉरेन पॉलिसीज़ को चेंज कर देना चाहते हैं या वो अपने रिजीम पे जो सैंक्शंस का जो दबाव है उसको कम करना चाहते हैं? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो आपकी बात सही है. नॉर्थ कोरिया मेड सीरियस अटेम्प्ट कि जो हमारा जो इंटरनेशनल इमेज है चेंज हो. तो उन्होंने से दे हॉनेस्टली आई बिलीव ट्राई देयर बेस्ट टू एंगेज यूएसए. So I feel because even the market system, they have a lot of market to flourish. If you go to North Korean market, you will see most of the people can buy most of things. So North Korea is changing economically as well as diplomatically. Okay. And this new regime try their best, but there is limit to which they can engage outside the world. They cannot engage not outside the world openly and through open public diplomacy. So given the limits of their system itself, they did their best. But it was bound to fail because the expectation of other party was highly raised. Because Mr. President Moon was involved, so Trump got very excited. He went all the way to Hanoi, to Singapore. But the system itself is designed like this. It cannot accommodate democratic demands of the open world, free world. तो ये जो भी चेंजेस हैं उनसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स की संभावना आपको नज़र नहीं आती है? हो सकता था अगर जैसे भी रहते क्या हो रहा है. नॉर्थ कोरिया कह रहा था कि देखो हमें आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप फ्रीज बाय फ्रीज हो जाना है, लेकिन उन लोग को समझ नहीं आ रहा था. वो लगते हैं उनको लग रहा दे स्टार्ट थिंकिंग दैट नॉर्थ कोरिया इज अबाउट टू कोलैप्स, दैट इज व्हाई दे केम हियर. So they started, oh, it's our opportunity, it's our chance, so we can get everything we want. So they imposed everything or nothing. So they misread why North Korea is trying to approach. So they thought, oh, North Korea is not coming here for the sake of peace, for the sake of negotiation, for the sake of diplomacy. They misread North Korea. They thought maybe North Korea is about to collapse because of sanction, because of diplomacy, some other reasons. So the experts in USA extremely, very badly misread the purpose, the motive behind North Korea's paradigm shift. They misled, they misunderstood the Misunderstood, whole purpose. तो नॉर्थ कोरिया का पर्पस क्या था? किम का ऐसे करने के पीछे रीजन क्या रहा होगा? आप किस तरीके से इसको सोचते हैं? They want to open the country because they have seen the reforms in Vietnam, in Cambodia, everywhere. The reforms are working. If they open openly, slowly, regime can survive. Okay. And economy can flourish. Everybody is win-win. So they want to open their regime slowly. So they were trying to open their economy. So they were trying to make friends with USA. Idea was let's start slowly. But USA wanted everything in one place. तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कहीं ना कहीं एक कोर इशू है उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, इसलिए भी उन्होंने इसको उस रिजीम के साथ अपना जो मार्केट ओपन करने का जो रिजीम का जो प्लान था, जो स्लोली आप जो कह रहे हैं, उसको वो नहीं सक्सेसफुल होने देने का एक ये भी रीज़न है. देखो why, देखो this is a very fundamental, very good question and very core question. USA is such a large institutional mechanism to understand North Korea. You know, how can they misread the market situation, the ground situation, political situation in North Korea? So what was their strategy? Nobody knows. If USA really want to help North Korea to open their economy, to open their political system, they have many ways to do it. But why they adopted such a tough approach? Nobody knows. So to say that they don't know what North Korea wants is wrong. They know.
So it may be part of strategy. Maybe they don't want peace on North Korean Peninsula. It's very complex. एक चीज़ मुझे ये भी लगता है डॉक्टर सिंह कि कहीं ना कहीं वो ये भी नहीं चाहते थे कि अगर नॉर्थ कोरिया इकोनॉमिकली थोड़ा स्ट्रांग होता है अपना मार्केट में थोड़ा सा लिबरल पॉलिसीज़ को लाके, जो न्यू लिबरल जो इकोनॉमी है उसको एक थोड़ा सा भी वो अगर नॉर्थ कोरिया अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करके थोड़ा सा स्ट्रांग होता है तो रिजीम के पास फिर से कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिकल जो लेवरेज है, जो बेनिफिट है वो आ जाएगा और रिजीम इससे फिर से स्ट्रांग होगा। इकोनॉमी लिबरल होगी तो रिजीम भी उनका स्ट्रांग होगा, पैसे उनके पास होंगे तो इट विल बी लाइक दे विल बी इनडायरेक्टली मेकिंग द रिजीम स्ट्रांगर, जो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाहता है। Actually, that is the core reason. They know that reforms have worked in Vietnam, reforms have worked in China, reforms have worked in other countries. Reforms can work if they are done through proper control system. So why not North Korea? North Korea can succeed, helped by China and Vietnam. They can succeed, and they know that there are very good chances that North Korea can become successful, reformed country. But why North Korea don't? Why USA not want it? That's the core question. That's the core question. Maybe they think that once North Korea issue is solved, maybe our last leverage in East Asia, in North Asia will be gone. Because now they need their activity in Northeast Asia. They need to be present in here. But once North Korea issue is gone, they have to find some new. Now they have a big say in Korean Peninsula because of North Korea issues. Now South Korean people listen Americans because they have fear of North Korea. Once North Korea fears are gone, I'm not sure how many people will listen to United States. Yes. United So it's States, a very complicated question, listening South Korea listening to United States, according to me, is not only just because of the North Korea. It's also because of their economic pressure. Yes. Their trade economy, their export-led economy. Yes. Which United States is a big buyer. Yes. From South Korea. So anyway, so let us move to our next question. A few days back, almost 1 year or 1.5 years back, Putin talked about deep state, the role of deep state, the role of bureaucracy in United States, and he said this word that I will just quote Putin what he said. Quote: I have communicated with one US president and the second and the third. Presidents come and go, but the politics remain the same. Do you know why is that? Because the bureaucracy has a lot of power. So a person is elected, he comes with his ideas. Then people with briefcase comes to visit him. Well dressed in dark suits, kind of mine, except instead of a red tie, the tie it's black or navy. And then they explain what you need to do. And then the whole rhetoric changes. You see, this happens from one administration to the next. Unquote. तो पुतिन ने ये बोला यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी या वहाँ की जो डीप स्टेट है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत पावरफुली कंट्रोल करता है और उसका इन्फ्लुएंस उनके फॉरेन पॉलिसीज़, ट्रेड पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, डिफेंस पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा है। तो इस अभी जो हनोई समिट का जो फेलियर हुआ एब्रप्टली, ट्रंप जैसा बताया जा रहा था कि ट्रंप ने बीच में से ही समिट को छोड़ के ट्रंप उठ गए और उन्होंने समिट को ख़त्म कर दिया और एक उसका बहुत एब्रप्ट एंड हुआ उसका। और उसके बारे में प्रोपेगेंडाज भी फैलाए जा रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया ने उस पर्टिकुलर लीडर को जो कि उनके इस समिट के लिए इन्वॉल्व था उसको एक्सिक्यूट भी करा दिया। तो अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है इसको बताना मुश्किल है, लेकिन क्या इस पूरे सीन में, इस पूरे सिनेरियो में डीप स्टेट का एक बहुत बड़ा रोल है, अमेरिकन डीप स्टेट का? I think Putin is right and wrong at the same time. Question is that USA is really a democracy. And there is institutional mechanism for everything. There are institutions which study every problem. North Korea, South Korea, India. So they have experts and they study the problem for years. USA is not just like a one man country. USA is a highly institutionalized country. There's a experts and proper network to study every problem. And these people take their jobs very seriously. And they have spent their lifetime to become experts. And when once issues come to their expertise, they take their job very seriously. Okay, so you think that you can call them a deep state, you can call them experts, you can call them bureaucracy. It depends on you. Because Trump was when Trump was going to be elected, when he was campaigning for his elections, he said that Trump, I would like to have dinner or lunch, whatever he said. I forgot that. He said that he wants to meet Kim,
and Kim is a good guy. I would like to have breakfast with him, something like that. He said. But actually, what happened? Everything changed. The stance has been completely changed. What Trump used to say when he was campaigning for his presidential election. Political campaign is one thing, and governing is another. Problem is that these people, which you call deep state or bureaucracy, are experts, institutions. They have spent lifetime. They study the problem from different angles. And it's not easy, it's a kind of institutional mechanism in US, it's not easy to ignore their advice. So you believe that the president is listening to them very carefully? It is not easy for any president to ignore these people. तो चलिए डॉक्टर सिंह, नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. आप पुंगेरी साइट जो न्यूक्लियर साइट था नॉर्थ कोरिया का, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, और डिस्ट्रॉय करने के बाद उन्होंने अब इंटरनेशनल मीडिया को बुला के वहाँ पे बाकायदा दिखाया भी कि उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और पूरे वर्ल्ड में वो न्यूज़ बना. बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो फंक्शनल नहीं था, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था नॉर्थ कोरिया का. आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या नॉर्थ कोरिया एक सच में एक कोई रियल जेन्युइन मैसेज देना चाह रहा था, या वाकई वो एक इनसिग्निफिकेंट सिंबलिज्म था? No. I think there was a real piece of evidence of North Korea's attention. But मैं आपकी बात से सहमत हूँ. वहाँ पर 5 टेस्ट हुए and that tunnel was not designed. 5 न्यूक्लियर टेस्ट हुए वहाँ? हाँ, उस टनल पे. अच्छा. तो वो that tunnel was not designed for such a heavy test. Last 1 or 2 test was very heavy, तो उसमें पता चला कि वो खुद से भी डिस्ट्रॉय हो चुका था. मुझे लगता है कि एक्सपर्ट्स ने बता दिया कि बस इसका हो गया, तो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. सो they was trying to kill 3 or 4 birds with 1 stone. Okay. So it was very complete. So it's very, if North Korea wanted, they could have used one or 2 times more. But it was collapsing, and if it had collapsed, lot of radiation would have come out. So it's better to collapse. So they did a very good decision for their own safety. Many people suggested that the radiation level is increasing in the environment. So that tunnel was already leaking. उसमें उस टनल में लीक था, तो उन्होंने उस टनल को उसी बहाने ख़त्म भी किया, और एक इंटरनेशनल मीडिया के सामने आके उस पर एक अच्छा मैसेज भी दे दिया कि हम लोग पीस चाहते हैं. क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट्स को पढ़ते हैं कि आज तक जहाँ कोई टनल नहीं बनी है दुनिया में, कोई भी टनल नहीं बनी कि एक ही टनल 5-6 टेस्ट कर लो. एक टनल से 1-2 टेस्ट की होती है. North Korea tried to fit into the whole picture and tried to give it. I think it was very warmly received by the outside world. But experts have different opinion. But general people felt very good. Yes. ट्रू. तो एक हम ये भी देखते हैं कि चाइना और रशिया का रोल कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया के एग्जिस्टेंस में शुरू में बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे कम हुआ. अब रशिया और चाइना के बारे में जब हम देखते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स पिक्चर में है, जापान पिक्चर में है, साउथ कोरिया पिक्चर में है, नॉर्थ कोरिया बीच में है, तो आप इन 2 कंट्रीज़ का जो जायंट्स हैं रशिया और चाइना, इनका रोल किस तरीके से देखते हैं पूरे सिनेरियो में? आगे आने वाले समय में अगर सैंक्शंस और स्ट्रॉन्ग होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, और या कोई वॉर जैसा कंडीशन होता है, तो रशिया और चाइना का क्या रोल होगा? देखो, बोथ रशिया एंड चाइना आर geographically connected with North Korea. So as a part of the border country, their role simply cannot be denied. And both are very seriously interested in North Korean affairs. So politically, now they are not showing it very clearly, isn't it? No. Sometimes you have to understand. Politically, they are not proactive, but their diplomatic channels keep working. Keep working, exactly. Yes. So they are connected. What kind of help North Korea is getting from Russia? Nobody knows. Nobody knows. So we don't know what kind of exchanges are going on because it's border, and people can just walk in. So how many North Koreans are actually working in North Korea? Russian mine industry, petroleum industry, this, nobody knows. नॉर्थ कोरिया के जो लेबर्स हैं वो जाती है, वो काम कर रहे हैं वहाँ पर माइंस में, वहाँ पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, फिशिंग में, हैं, तो वहाँ पर लाखों के लोग काम करते हैं, किसी पता नहीं है ना, तो ये लोग होते हैं चुप से चुप काम करते रहते हैं. सो दे आर, सो व्हाट इज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ कोऑपरेशन, यूएसए कैन नेवर नो. So, but still, you believe that there is a strong cooperation between Russia and North Korea? Both China and Russia will never allow North Korea to collapse because it has its own complication. It will, instead of solving the problem, it can complicate it. And both of them are dictatorship. They don't care about whether North Korea is democracy or not. Both of them are dictatorship. They're comfortable. What is the problem with that? They are like them. Exactly. Yeah. So they don't feel philosophically or politically motivated to for the collapse of the regime. So their political alignment is matched with North Korea.
and they get nothing with the collapse of North Korea. And simply, thirdly, because North Korea is a factor in the USA policy, they want to keep their influence on USA through North Korea. एक सवाल यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो हर कोई पूछता है, लेकिन ये बहुत डिस्कस नहीं होता है बहुत सारे जगहों पे। नॉर्थ कोरिया का रिजीम कोलैप्स क्यों ज़रूरी है? क्या नॉर्थ कोरिया अपने लीडर के साथ नहीं रह सकता है? आप देखिए, डेमोक्रेसी बहुत सारी जगह पे नहीं है। आप बहुत सारे किंगडम्स हैं, आज भी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, वहाँ भी ह्यूमन राइट्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। चाइना में ह्यूमन राइट्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये एक्सेप्टेड है। चाइना इज़ एक्सेप्टेड इन द वर्ल्ड बिकॉज इट हैज़ अ ह्यूज मार्केट। आप किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, वहाँ से दे बाय अ लॉट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, सो दे आर अ वेरी गुड अलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वहाँ भी ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर इश्यूज़ को आपने पूरे दुनिया के न्यूक्लियर उसको एक्सेप्ट कर लिया, चाइना को आपने एक्सेप्ट कर लिया, इंडिया को एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये बड़ी इकोनॉमीज़ थी। लेकिन नॉर्थ कोरिया को नहीं एक्सेप्ट करने का और नॉर्थ कोरिया के रिजीम चेंज की बात करने का ये रीज़न क्यों है? ये कितना जस्टिफाइड है? It's not necessary at all. If you have seen my articles, my writing in the recent months, I'm strongly advocating. We don't need regime change. Actually, I'm pro stability, pro peace, प्रो स्टेटस quo. pro status quo. I don't want regime change. Many people know that. Because of that, many people understand that maybe I'm some soft heart for it. Because the regime change don't change anything. It complicates the problem. ट्रू, जैसा अभी ईरान में, इराक में हुआ, अभी problems complicated. Yes. So I want a slow process. I want peace and unification, but I want very gradual process. कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं चाहिए, बिकॉज नॉर्थ कोरिया इकॉनमी बहुत वीक है और जैसे कि अब कंपैरिजन बहुत डिफरेंस है ना। आप जो देखो दो हाथ हैं आपके पास, एक 10 किलो उठाता है, ये 100 किलो उठाता है, दोनों काम नहीं कर सकते साथ में। सो देयर विल बी सीरियस मिसमैच बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। सो यूनिफिकेशन, इमीडिएट यूनिफिकेशन इज वेरी बैड आइडिया, and regime collapse and chaos is bad idea. Okay, and regime collapse and war is a bad idea. Regime change don't serve any purpose. Any people who think that we can change the regime and bring democracy in North Korea immediately are mistaken. So the possibility of bringing democracy in North Korea immediately, it will take years. So if the regime collapse today, it's better to have another dictator. Then slowly we have a democracy. So regime change don't serve any purpose. वॉर के कंडीशंस भी डेवलप हो सकते हैं। अगर वॉर का कंडीशन डेवलप होता है तो क्या आपको लगता है कि अगर फुल स्केल वॉर होता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, तो वो एक न्यूक्लियर वॉर तक एस्केलेट हो सकता है? War on North Korea will be very harmful, not only for Korean Peninsula but for Asia. Is it a real scenario? I mean, possibility? Possibility, but all people understand what does it mean. Nobody, the Americans know what does it mean war on Korean Peninsula. They know. And North Koreans know what does it mean. And Chinese know what does it mean. And Japanese know. Everybody know what does it mean war on Korea. If there is war on Korean Peninsula, everybody will pay the price. Nobody can escape. Nobody can escape. Because North Korea, let me give you one example. North Korea have a nuclear material, fissile material, but we don't know where they have put it. If they are destroyed by airplane, radiation will Exactly. spread out. Exactly. Radiation must spread out, stay there for thousands of years. True. So nobody, because they are not stupid. So attacking North Korea at this stage serve no purpose. Serves no purpose. And secondly, as the war spread out, it can supply the whole economy of China, Korea, India, Japan. Everybody will suffer. Thirdly, why war on Korean Peninsula will give opportunity to China? Only China will be the biggest. Because China's role will increase immediately. They can send their forces, they can send their diplomat, they can send their supplies. Once the current regime sanction collapse, North Chinese will never agree to next, because North Korea is full of natural resources, full of wealth. Some people say it's $6 trillion, and now China is going to Africa, all the way to Latin America to find those minerals. But they are lying just next to the border. So this is Chinese is very stupid. Once they got a chance, now because they have a very big trade with USA, they calculate that if you not avoid the sanction now, USA will retaliate. But once that trade war is settled one way or other, China will not keep supporting North Korea's sanction, because they know they need North Korea's natural resources, North Korea's labor, North Korea's space, North Korea's access to ports. Exactly. North Korea's gold mine in many terms. Many terms.
आज का हमारा शो संपूर्ण क्रांति के साथ हमने मिलकर इसको बनाया है और आगे भी हम डॉक्टर सिंह को अपने शोज़ में बुलाते रहेंगे और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Once again, thanks for having me. I enjoyed it very much. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच।